हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोगों का 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का लास्ट पार्ट है और इस तरह से आज यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और सबसे पहले बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। किसके द्वारा? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? तो कलकत्ता में इसकी शुरुआत की गई थी। हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। यह वही हिंदू कॉलेज है जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में डेविड हेयर के मदद से किया था। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके मदद से? तो डेविड हेयर के मदद से। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। तो उसी हिंदू कॉलेज में ये 1826 ईस्वी में शिक्षक बने थे और 1831 ईस्वी तक इस हिंदू कॉलेज के शिक्षक रहे। तो बात करते हैं कि डेरोजियो के द्वारा जो यह यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था, इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में अर्थहीन पुराने रीति रिवाजों का विरोध करना एवं नारी शिक्षा के लिए आवाज उठाना। इसके साथ साथ इस आंदोलन का उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध रैयतों की सुरक्षा करना एवं सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के लिए आवाज उठाना था। तो यह सभी इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो इस वजह से हेनरी विवियन डेरोजियो ने सामाजिक सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा एवं डिबेटिंग क्लब की स्थापना इन्होंने की थी। तो इन सभी की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। किस लिए? तो सामाजिक सुधार के लिए किया था। अब बात करते हैं, चूंकि विवियन डेरोजियो यह हिंदू धर्म के अर्थहीन प्राचीन रीति रिवाजों का विरोध किया था, इस वजह से इन्हें 1831 ईस्वी में कट्टर हिंदुओं से मतभेद हो गया था। तो 1831 ईस्वी में कट्टर हिंदुओं से मतभेद होने के वजह से विवियन डेरोजियो को 1831 ईस्वी में इस हिंदू कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। अर्थात 1831 ईस्वी में इस हिंदू कॉलेज से इन्हें निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि कट्टर हिंदुओं से इनका मतभेद हो गया था और इस वजह से इन्हें इस कॉलेज से निकाल दिया गया। इस कॉलेज से इन्हें निकाल देने के बाद यह अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। तो ईस्ट इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो वह विवियन डेरोजियो ने किया था। अब बात करते हैं कि चूंकि इस आंदोलन का केंद्र कलकत्ता में हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज में ही मुख्य रूप से इस आंदोलन को चलाया गया था और वहीं इसका केंद्र था। तो इसी वजह से 1831 ईस्वी में विवियन डेरोजियो को कॉलेज से निकालने के बाद उस कॉलेज में कुछ विद्यार्थी जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, तो उस विद्यार्थियों को भी इस हिंदू कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया और जिससे क्या हुआ कि यह आंदोलन धीरे धीरे
समाप्त होने लगा था। लेकिन फिर क्या था कि कुछ ही समय बाद 1831 ईस्वी में ही विवियन डेरोजियो की हैजा के कारण मृत्यु हो गई, और जिससे क्या हुआ कि यह आंदोलन बिखर गया था, यानी पूरी तरह से यह आंदोलन बिखर गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आंदोलन असफल रहा। लेकिन भले ही यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन इस आंदोलन ने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया एवं कई जगहों पर इस आंदोलन ने प्रशंसनीय कार्य किया था। तो इसी वजह से, चूंकि इस आंदोलन के संस्थापक थे विवियन डेरोजियो, तो इसी वजह से कुछ इतिहासकारों ने इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा है। तो यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किन्हें कहा गया है, तो विवियन डेरोजियो को कहा गया है। इसके साथ साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को, यंग बंग आंदोलन को, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है। तो किस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा गया है, तो यंग बंग आंदोलन को किसने कहा है, तो एसएन बनर्जी अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है। अब बात करते हैं कि 1834 ईस्वी में महाराष्ट्र में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई थी और यंग बंगाल आंदोलन के तर्ज पर यंग बॉम्बे आंदोलन को चलाया गया था। कहां पर, तो 1834 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज में चलाया गया था। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में। उसका नाम है मानव धर्म सभा, जिसकी स्थापना 1844 ईस्वी में दुर्गा राम मनसा राम ने किया था। कहां पर किया था, तो इसका केंद्र था सूरत, यानी सूरत में इसकी स्थापना की गई थी। क्या उद्देश्य था इस धर्म की, इस संस्था की स्थापना करने का, तो जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना, यही इस संस्था का उद्देश्य था, जिसके लिए इसकी स्थापना 1844 ईस्वी में दुर्गा राम मनसा राम के द्वारा सूरत में की गई थी। अब अगले संस्था के बारे में बात करें, वह है परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना 1849 ईस्वी में 4 व्यक्तियों ने मिलकर किया था। वह 4 व्यक्ति कौन कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर एवं जाम्बेकर शास्त्री। तो यह चारों नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है किन्हीं भी नामों से प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसकी स्थापना जो है किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर एवं जाम्बेकर शास्त्री ने 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था। इसका उद्देश्य क्या था, इस संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक असमानता एवं भेदभाव को समाप्त करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब अगले संस्था के बारे में बात करें, अगले आंदोलन के बारे में, तो वह है राधा स्वामी आंदोलन। इस आंदोलन को कब चलाया गया था, तो 1861 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो आगरा के एक बैंकर थे, आगरा के एक महाजन थे, जिनका नाम था तुलसी राम, जिन्हें शिवदयाल साहब, मतलब ये तुलसी राम जो शिवदयाल साहब के नाम से प्रचलित थे। तो कभी क्या होता है, प्रश्न में यह पूछा जाता है कि राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, उसके प्रवर्तक कौन थे, तो कभी ऑप्शन तुलसी राम दे दिया जाता है और कभी जो है शिवदयाल साहब दे दिया जाता है। तो इसलिए यह दोनों नाम याद रखना है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का यह दोनों नाम था। तो तुलसी राम जो शिवदयाल साहब के नाम से अत्यधिक प्रचलित थे, तो इन्होंने ही 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह जो राधा स्वामी आंदोलन था, इसके जो समर्थक थे वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे। इसके साथ साथ इनके समर्थक गुरुजनों की श्रेष्ठता, इसके साथ साथ सादगीपूर्ण सामाजिक जीवन जीने में ये लोग विश्वास करते थे। कौन, तो राधा स्वामी आंदोलन के जो समर्थक थे, तो ये लोग एक ईश्वर में विश्वास करते थे, ये लोग गुरु की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे, ये लोग
सादगीपूर्ण सामाजिक जीवन जीने में विश्वास करते थे। अब बात करें कि ये जो राधा स्वामी आंदोलन के समर्थक थे, यह किसी भी धार्मिक स्थल जाने में विश्वास नहीं करते थे। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में, तो वह है देव समाज। देव समाज जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में किसने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना की थी। कहां पर? तो लाहौर में इन्होंने किया था। इस समाज को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि आत्मा की शुद्धि करना, गुरुओं की श्रेष्ठता देना, मतलब गुरुजनों को श्रेष्ठता देना एवं अच्छे मानवीय कार्य करना, इस समाज को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ इस समाज के द्वारा देव शास्त्र पुस्तक का प्रकाशन किया गया था और जिसमें इस समाज की मतलब जो भी बेसिक शिक्षाएं थी उसको जो है इस पुस्तक में संकलित किया गया था। तो यह देव शास्त्र पुस्तक किस समाज की है? तो देव समाज की। किस संस्था की है? देव समाज की। इसके रचयिता कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में, वह है सेवा सदन। सेवा सदन जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बहराम जी एम मालाबारी ने किया था, जिसे शॉर्ट में BM मालाबारी भी कहा जाता है। बहराम जी एम मालाबारी यह 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो यह कौन थे? तो यह 19वीं सदी के एक महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता है कि 19वीं सदी के, प्रश्न में ही यह चीज लिख दिया जाएगा कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो उसमें से जो 4 ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से आंसर होगा बहराम जी एम मालाबारी। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिए क्योंकि यह पूछा जाता है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी। तो BM मालाबारी बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था एवं विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में इन्होंने आवाज उठाई थी और इन्हीं के प्रयत्नों के वजह से 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम या फिर जिसे इंग्लिश में एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है, तो यह अधिनियम 1891 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था, जिसके तहत यह प्रावधान था कि 12 वर्ष, मतलब इसके द्वारा जो प्रावधान जो किया गया था कि 12 वर्ष की जो भी लड़कियां हैं, यानी अब न्यूनतम आयु 12 वर्ष होनी चाहिए, 12 वर्ष से नीचे की जो भी लड़कियां हैं उसके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह इसका प्रावधान किया गया, मतलब इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि 12 वर्ष से जो भी नीचे की लड़कियां हैं उसके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बात करते हैं कि अगले संस्था के बारे में, अगले सोसाइटी के बारे में, तो वह है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? तो आइए बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। कहां पर? तो पूना में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो इस सोसाइटी को हिंदी में भारत सेवक मंडल भी कहा जाता है। तो कभी इंग्लिश में ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, ईस्वी भी पूछा जाता है। तो 1905 में। किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कहां पर? तो पूना में। लेकिन हिंदी में भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारत सेवक मंडल की स्थापना कब, किनके द्वारा और कहां की गई थी। अब बात करते हैं कि इस संस्था को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि भारत की सेवा के लिए प्रचारकों को तैयार करना एवं संवैधानिक रूप से भारतीयों के हितों को प्रोत्साहन देना। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अब बात करें कि गोपाल कृष्ण गोखले अपने मतों का, इस संस्था के मतों का प्रचार
प्रसार करने के लिए इन्होंने हितवाद नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था और जिसके माध्यम से इस सोसाइटी के बातों का प्रचार प्रसार किया जाता था। अब बात करते हैं कि 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई थी और इनके मृत्यु के बाद इस सोसाइटी के अगले अध्यक्ष श्रीनिवास शास्त्री बने थे। इसके साथ साथ इस सोसाइटी के कुछ प्रख्यात सदस्य थे, कुछ प्रसिद्ध सदस्य थे जिनका नाम है श्रीनिवास शास्त्री, तो अध्यक्ष ही थे। फिर बात करते हैं कुछ प्रख्यात सदस्य के बारे में, तो उनका नाम है MC सीतलवाड़, BN राव एवं कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यह सभी नामों को आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि MC सीतलवाड़, BN राव एवं कृष्ण स्वामी अय्यर यह किस संस्था के प्रख्यात या प्रसिद्ध सदस्य थे। तो किसके थे? भारत सेवक मंडल या फिर हम कहें कि दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के यह प्रख्यात सदस्य थे। अगले संस्था के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो वह है भारतीय हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा? तो VD सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। लेकिन प्रारंभ में इस संस्था का नाम हिंदू सभा रखा गया था जब इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आगे चलकर यह हिंदू सभा का नाम बदलकर भारतीय हिंदू महासभा रख दिया गया था। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका दो उद्देश्य था। एक तो था कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी, तो उस मुस्लिम लीग का विरोध करना। दूसरा उद्देश्य था कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को प्रतिपादित करना। यह इस संस्था का दूसरा मुख्य उद्देश्य था। पहला था मुस्लिम लीग का विरोध करना। इसके साथ साथ VD सावरकर ने पतिता उद्धार सभा का गठन किया था। किस लिए? तो सामाजिक एकता के लिए, यानी सामाजिक एकता प्रदान करने के लिए इन्होंने पतिता उद्धार सभा का गठन किया था और जिसके माध्यम से VD सावरकर ने सर्वप्रथम दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाया था, क्योंकि पहले दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो VD सावरकर ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम दलितों को मंदिरों में प्रवेश करवाया था और किसके माध्यम से? तो पतिता उद्धार सभा के गठन के द्वारा। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में, तो वह है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी बंबई में। क्यों की गई थी? तो भारतीय समाज में जो प्रचलित बुराइयां थी उसे दूर करने के लिए इस संस्था की महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापना की गई थी। अगले संस्था की बात करें तो वह है सोशल सर्विस लीग, जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा बंबई में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मजदूरों एवं आम लोगों की स्थिति में सुधार करना। यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले संस्था के बारे में बात करें तो वह है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में किया गया था। कहां पर किया गया था? हरिद्वार में। कब? 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदुत्व को प्रतिष्ठापित करना। हिंदुत्व को प्रतिष्ठापित करना यह इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। और इस सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था और उस प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मनीन्द्र चंद्र नंदी थे। वैसाखी के दिन 1915 ईस्वी को हरिद्वार में प्रथम अधिवेशन हुआ था और इस सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। तो अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजन कहां पर होता है। तो यहां पर इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारतीय हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना 1907 में VD सावरकर ने किया था। लेकिन यहां पर क्या है कि भारतीय हिंदू महासभा तो है ही, सिर्फ नाम रख दिया गया, आगे में लगा दिया गया है अखिल। तो इस वजह से एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, तो इस वजह से इस दोनों को आप ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं लोकहितवादी। तो यह लोकहितवादी कोई संस्था नहीं था बल्कि किसी व्यक्ति का उपनाम था। तो आइए बात करते हैं लोकहितवादी के बारे में। तो लोकहितवादी किन्हें कहा गया है, किन्हें इस उपनाम से जाना गया है?
तो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को। अब बात करते हैं कि गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से क्यों जाना जाता था। ठीक है, तो चूंकि गोपाल हरि देशमुख मराठी भाषा में एक मासिक पत्रिका जिनका नाम था लोकहितवादी, तो मराठी भाषा में इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन करते थे जिसका नाम था लोकहितवादी, और इसी वजह से इन्हें यानी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से इन्हें जाना जाने लगा। अब बात करते हैं कि गोपाल हरि देशमुख ने एक घोषणा किया था कि अगर कोई धर्म समाज सुधार के लिए आज्ञा प्रदान नहीं करता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। तो यह घोषणा किसने किया था, प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिए कि इन्होंने घोषणा किया था कि अगर कोई धर्म समाज सुधार के लिए आज्ञा नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। तो यह किसने कहा था, तो गोपाल हरि देशमुख ने कहा था, जिन्हें लोकहितवादी कहा गया है। अब बात करते हैं कि मराठी भाषा में ही साप्ताहिक समाचार पत्र जिनका नाम था प्रभाकर, तो इनका भी यह गोपाल हरि देशमुख ही प्रकाशन करते थे। इसके साथ साथ गीता तत्व एवं सुभाषित समाचार पत्र का भी यह प्रकाशन करते थे। जाति भेद को मिटाने के लिए, जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए गोपाल हरि देशमुख ने जाति भेद नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो पूछा जाता है कि जाति भेद नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो गोपाल हरि देशमुख। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में। तो यहां से आप लोग ध्यान दीजिए कि यहां से अब जो भी आंदोलन शुरू होने जा रहा है वह सभी के सभी हिंदू धर्म में निम्न जातीय आंदोलन है। ठीक है, यहां से जो भी अब आंदोलन शुरू हो रहा है वह सभी के सभी दलितों के द्वारा, मतलब दलितों के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अछूतों के द्वारा जो है यह आंदोलन चलाया गया था। किस लिए, तो ज़्यादातर जो है मंदिरों में प्रवेश के लिए इन सभी निम्न जातियों के द्वारा आंदोलन को चलाया गया था, क्योंकि उस समय दलितों को, अछूतों को, निम्न जातियों को मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित किया गया था। तो इस वजह से यह आंदोलन उन लोगों के द्वारा चलाया गया था। और इनमें से ज़्यादातर जो भी निम्न जातीय आंदोलन है वह सभी के सभी ब्राह्मण विरोधी आंदोलन थे। तो आइए अब बात करते हैं एक एक करके। तो हम लोगों का पहला आंदोलन है अरु विप्पुरम आंदोलन, जिसे एझवा आंदोलन भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1888 ईस्वी में। किसने किया था इस आंदोलन को शुरू, तो नारायण गुरु ने। कहां पर, तो केरल में किया था। तो चूंकि नारायण गुरु केरल के एझवा जाति के थे तो इसी वजह से अरु विप्पुरम आंदोलन को एझवा आंदोलन भी कहा गया है। और यह आंदोलन केरल में एक जगह है अरु विप्पुरम, वहीं पर यह आंदोलन का संचालन किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी, तो चूंकि अछूतों को मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित किया गया था तो इसी वजह से यह आंदोलन चलाया गया था। अर्थात अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। और इस वजह से नारायण गुरु ने केरल में कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, और निर्माण करवाने के बाद उन मंदिरों के दरवाजे को सभी वर्ग के लोगों के लिए खोल दिया। उसके साथ साथ इन्होंने, अर्थात नारायण गुरु ने अरु विप्पुरम में शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करके इन्होंने एक कथन कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। तो यह किसने कहा, तो नारायण गुरु ने कहा है। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में, तो वह है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में वी.आर. शिंदे ने किया था। कहां पर, तो बंबई में किया था। इस स्थापना, मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी वी.आर. शिंदे के द्वारा, तो इसका उद्देश्य था कि दलितों का
उत्थान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनजी चंद्रावरकर इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसी सोसाइटी के द्वारा 1918 ईस्वी में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा प्रथम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र लागू किया गया था। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में, तो वह है नायर सर्विस सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1914 ईस्वी में मन्नार पद्मनाभा पिल्लई के द्वारा मद्रास में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि मंदिरों में प्रवेश से जो वर्जित किया गया था उसके लिए ही इस आंदोलन को चलाया गया था। अगले आंदोलन के बारे में बात करें तो वह है जस्टिस पार्टी आंदोलन। इसे हिंदी में न्याय पार्टी आंदोलन भी कहा जाता है, या जस्टिस आंदोलन या न्याय आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1916 में। किनके द्वारा? तो CN मुदलियार के द्वारा। इस और कौन कौन व्यक्ति थे इस आंदोलन को शुरू करने में? तो CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज, यह तीनों व्यक्ति ने मिलकर 1916 ईस्वी में मद्रास में इस आंदोलन को शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन को शुरू करने का? तो विधायिका में निम्न जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि निम्न जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना, यह जस्टिस पार्टी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और इस वजह से 1917 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई इन लोगों के द्वारा, और पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी निम्न जातियों के लिए, यानी निम्न जातियों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। अगले आंदोलन के बारे में बात करें तो वह है वैकोम सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो नारायण गुरु, TK माधवन, KP केशव मेनन के द्वारा, यानी इन तीनों व्यक्ति के द्वारा 1924 ईस्वी में वैकोम सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। कहां पर? तो केरल के त्रावणकोर में। केरल के त्रावणकोर में एक जगह है वैकोम, वहीं पर यह आंदोलन चलाया गया था, यह सत्याग्रह चलाया गया था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था वही कि अछूतों को मंदिर में प्रवेश से वर्जित किया गया था, और उसी के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। 1925 में क्या हुआ कि गांधी जी त्रावणकोर की यात्रा किए, और यात्रा करने पर जो है वहीं पर इस आंदोलन को इन्होंने अपना समर्थन दिया था। और गांधी जी ने अस्पृश्यता से रिलेटेड एक कथन कहा है कि क्या कोई व्यक्ति मेरे सामने यह साबित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है? तो यह कथन किसने कहा है? तो गांधी जी ने कहा है। क्या कथन है? कि उन्होंने कथन कहा था कि कोई व्यक्ति मेरे सामने यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने भी अस्पृश्यता से एक कथन कहा है। उन्होंने कहा था कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान मानना छोड़ दूंगा। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है कि यह कथन किसने कहा है कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भगवान को मानना छोड़ दूंगा। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में, तो वह है आत्मसम्मान आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1925 ईस्वी में किनके द्वारा? तो दो व्यक्तियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एक है EV रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे व्यक्ति हैं बालीजा नायडू। तो EV रामास्वामी एवं बालीजा नायडू के द्वारा 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था, और यह भी था मंदिरों में प्रवेश को लेकर ही यह आंदोलन चलाया गया था। या जितने भी हैं ज़्यादातर सभी, इसमें से सिर्फ एक जस्टिस पार्टी को छोड़ दिया जाए तो जो भी आंदोलन हम लोग यहाँ अरु विपुरम से पढ़ रहे हैं वह सभी मंदिरों में प्रवेश को लेकर ही था और ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। तो बात करते हैं कि EV रामास्वामी ने
तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किया था। तो तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किसने किया था? तो ईवी रामास्वामी ने किया था, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में, तो वह है गुरुवायूर आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1931 ईस्वी में के केलप्पन के द्वारा केरल में की गई थी और यह भी मंदिरों में प्रवेश को लेकर ही था। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में, तो वह है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। कहां पर? तो बंबई में। बंबई में इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में की गई थी। आइए अब बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में एक महार कुल में, एक निम्न कुल अर्थात महार कुल में इनका जन्म हुआ था। इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना करने का उद्देश्य क्या था भीमराव अंबेडकर का? तो दलितों का उत्थान करना। इस वजह से इन्होंने इस सभा की स्थापना की थी। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया था। तो 1920 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था एवं 1924 ईस्वी में दलितों को, अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए एवं सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के अधिकार को दिलाने के लिए 1924 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा महार आंदोलन चलाया गया था। यह सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर 1927 ईस्वी में यह अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए बहिष्कृत भारत पत्रिका का जो है संपादन किया था एवं सामाजिक सिद्धांत के प्रचार के लिए इन्होंने 1927 ईस्वी में ही समाज समता संघ की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि समाज समता संघ की स्थापना कब की गई थी? 1927 ईस्वी में। किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो सामाजिक सिद्धांत को प्रचारित करने के लिए, उसके प्रचार करने के लिए समाज समता संघ की स्थापना की गई थी। 1930 ईस्वी में इन्होंने, मतलब भीमराव अंबेडकर 1930 ईस्वी में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किए और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के बाद इन्होंने दलितों के लिए, अछूतों के लिए पृथक मताधिकार की मांग की। फिर 1932 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की। लेकिन तब गांधी जी को यह लगा कि अंग्रेज जो है भारतीयों में फूट डालना चाहते हैं, तो इसी वजह से 1932 ईस्वी में गांधी जी पूना के यरवड़ा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और तब जाकर क्या हुआ कि 1932 ईस्वी को ही पूना में गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता कराया गया, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौता के द्वारा गांधी जी ने उस, मतलब वो जो है रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की गई थी, तो उस कम्युनल अवार्ड को, यानी उस कम्युनल अवार्ड के द्वारा जो पृथक निर्वाचक मंडल की जो घोषणा की गई थी, तो उस पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त करके समान वर्ग से ही दलितों को सीट देने का, मतलब सीट देने का प्रावधान किया गया था। किससे? तो उसी समान वर्ग से, जो समान वर्ग के लिए जो सीट था उसी में से इन लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था कि कुछ सीट आप लोगों को दे दिया जाएगा। फिर बात करते हैं कि 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर मजदूरों के उत्थान के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की और फिर 1942 ईस्वी में इन्होंने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की और फिर क्या हुआ कि अंततः यह हिंदू धर्म में भेदभाव से निराश होकर 1950 ईस्वी में अपने अनुसूचित जाति के कई सारे लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। तो भीमराव अंबेडकर
बौद्ध धर्म इन्होंने कब ग्रहण किया था? तो 1950 ईस्वी में ग्रहण किया था। अब बात करते हैं अगले संस्था के बारे में, तो वह है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ जिसकी स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? तो दलितों का उत्थान करने के लिए। तो इसी अवसर पर गांधी जी ने सर्वप्रथम अछूतों को हरिजन नाम से संबोधित किया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि अछूतों को सर्वप्रथम हरिजन नाम से किसने संबोधित किया? तो गांधी जी ने किया था, और तब से ये लोग हरिजन कहलाने लगे। अब बात करते हैं कि जिस संघ की स्थापना गांधी जी ने किया था, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। इनके अध्यक्ष, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने बंबई में किया था। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ देखिए कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जिसकी स्थापना गांधी जी ने किया था, जबकि इसी नाम से यहाँ पर आप देखिए कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। तो अंतर क्या है? सिर्फ यहाँ फेडरेशन है और यहाँ पर एसोसिएशन है। तो जबकि इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने और जबकि इसकी स्थापना गांधी जी ने किया था। फिर एक और नाम देखिए, यहाँ भी डिप्रेस्ड क्लास से है कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी जिसकी स्थापना वी.आर. शिंदे ने किया था। तो यह तीनों नाम मिलता जुलता है, तो इसलिए क्या होता है कि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि गांधी जी ने 1933 ईस्वी में हरिजन नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। तो यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि हरिजन नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो वह गांधी जी ने किया था। कब? तो 1933 ईस्वी में। अब अगले आंदोलन या अगले दंगे के बारे में बात करें तो वह है 1899 ईस्वी का तिरुनेलवेली दंगा। तो आइए बात करते हैं कि 1899 ईस्वी में यह तिरुनेलवेली में एक भयंकर दंगा हुआ था। पहली बात तो हम लोग यह जान लेते हैं कि यह तिरुनेलवेली कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। क्यों यहाँ पर भयंकर दंगा हुआ था 1899 ईस्वी में? तो क्या था कि नाडारों के द्वारा, यानी नाडार जाति के जो लोग थे, निम्न जाति के जो लोग थे, तो नाडारों के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के कारण 1899 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि तिरुनेलवेली, ये 1899 ईस्वी का तिरुनेलवेली का दंगा किनके द्वारा अधिकारों के मांग को लेकर हुआ था? तो किनके द्वारा अधिकारों का मांग किया गया था मंदिरों में प्रवेश के लिए? तो नाडारों के द्वारा अधिकारों का, मतलब नाडारों के द्वारा मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार का मांग किया गया था। अर्थात नाडारों ने मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार की मांग की थी और उसी वजह से वहां पर यह भयंकर दंगा हुआ था। फिर बात करते हैं कि अब यह जो है कोई आंदोलन नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति का नाम है साहू जी महाराज। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि 1920 ईस्वी के दौरान जो है इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई सारे कार्य किए। कौन? तो साहू जी महाराज। तो इनके बारे में चलिए बात करते हैं कि क्या क्या कार्य किए और ये कहाँ से थे। तो साहू जी महाराज महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजा थे और यह 1920 ईस्वी में दलितों के उत्थान के लिए कई सारे कार्य किए थे। जैसे ब्राह्मणों के पुरोहित कर्मों के जगह, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने, यानी साहू जी महाराज ने ब्राह्मणों के पुरोहित कर्मों के लिए गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया एवं राजकीय पदों के लिए दलितों को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया एवं दलितों की शिक्षा के लिए दलित स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने। कब? तो 1920 ईस्वी में। अब बात करते हैं अगले आंदोलन के बारे में, तो वह है तारकेश्वर आंदोलन। तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1924 ईस्वी में। कहां पर चलाया गया था? बंगाल में। क्यों चलाया गया था यह आंदोलन? किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। पूछा जाता है यह प्रश्न और पूछा भी गया है कि 1924 ईस्वी में तारकेश्वर आंदोलन जो बंगाल में चलाया गया था वह किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाया गया था। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है कि बंगाल में
एक शिव भगवान की मंदिर है जिसका नाम है तारकेश्वर मंदिर, यानी तारकेश्वर शिव मंदिर। कहाँ पर है? तो बंगाल में। तो क्या था कि बंगाल में उस तारकेश्वर शिव मंदिर के एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। तो उन्होंने क्या किया था? उस भ्रष्ट महंत ने क्या किया था? तो उस महंत का किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध था और उसके साथ साथ वो महंत मंदिर के धन का दुरुपयोग कर रहे थे। तो इसी वजह से लोगों ने 1924 ईस्वी में तारकेश्वर आंदोलन चलाया था, यानी मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया था बंगाल में। हिंदू सुधार आंदोलन के बाद अब हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 आंदोलन पढ़ेंगे, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन और तीसरा अहमदिया आंदोलन। तो आइए पहले आंदोलन के बारे में बात करते हैं, वह है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कहां पर? तो अलीगढ़ में। सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य क्या था सर सैयद अहमद खां का? तो उद्देश्य था आधुनिक विचार एवं पाश्चात्य शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना एवं मुस्लिम समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसे दूर करना। तो आधुनिक विचार एवं पाश्चात्य शिक्षा अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। तो इस वजह से यह आंदोलन चलाया गया था। तो सर सैयद अहमद खां ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए, अपने मतों का प्रचार करने के लिए इन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका फारसी भाषा में निकाला। किस लिए? तो अपने विचारों का प्रचार करने के लिए। किस पत्रिका का? तो तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अपने मतों का प्रचार किया। किस भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था? तो फारसी भाषा में। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद खां अंग्रेज राजभक्त थे, तो इस वजह से इन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक भी एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब बात करते हैं कि 1864 ईस्वी में इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खां पीरी मुरीद प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। क्यों? क्योंकि यह जो पीर लोग थे यह अपने आप को सूफी कहते थे और अपने मुरीद से दास जैसा दास जैसा काम लिया करते थे। तो इसी वजह से सर सैयद अहमद खां ने पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया था। फिर 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1920 ईस्वी में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खां ने। कहां पर? तो अलीगढ़ में। और यही कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ था, प्रचलित हुआ था। फिर बात करते हैं कि सर सैयद अहमद खां कांग्रेस के विरोधी थे, तो इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस के विरोध में 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसके मदद से? तो बनारस के राजा शिव प्रसाद के मदद से, कांग्रेस के विरोध में। तो चूंकि यह कांग्रेस के विरोधी थे इसलिए इन्होंने इस एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में की। किसके मदद से? तो बनारस के राजा शिव प्रसाद के मदद से। इनका एक कथन था, सर सैयद अहमद खां का एक कथन था कि सुंदर वधू से रिलेटेड, कि भारत एक सुंदर वधू के समान है और हिंदू और मुस्लिम उनकी 2 सुंदर आंखें हैं। तो यह कथन किनका था? तो यह सर सैयद अहमद खां का था। लेकिन इस कथन को कहने वाले सर सैयद अहमद खां आगे चलकर हिंदू के कट्टर बन चुके थे। अब बात करते हैं कि 1898 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद मोहसिनुल मुल्क ने
इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो मोहसिनुल मुल्क, चिराग अली, शिबली नोमानी, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन अली इस आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। अब आइए दूसरे आंदोलन के बारे में बात करें तो वह है देवबंद आंदोलन, या फिर उसे दारुल उलूम भी कहा जाता है। कभी देवबंद आंदोलन पूछ दिया जाता है और कभी प्रश्न में दारुल उलूम लिख दिया जाता है। तो यह आंदोलन कब चलाया गया था? 1866 ईस्वी में इस आंदोलन को चलाया गया था, या दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? तो मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था 1866 ईस्वी में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर यह आंदोलन चलाया गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम की 1866 ईस्वी में इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा स्थापना की गई थी, और इनके स्थापना के साथ ही देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसलिए यह दोनों जो है प्रश्न है, चाहे देवबंद आंदोलन बोले या दारुल उलूम बोले, तो यह 1866 ही होगा। इसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं राशिद अहमद गंगोही ने किया था। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य था कि कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रचार करना। किसका प्रचार करना? तो कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रचार करना। और दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य था वह था विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद को प्रारंभ रखना। यानी इस आंदोलन को चलाने के पीछे दो उद्देश्य थे। कौन कौन थे? एक कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रचार करना, और दूसरा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जिहाद को प्रारंभ रखना। इस आंदोलन ने यह सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। इस आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है। तो क्यों विरोध किया था? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, इसका मतलब वह मुस्लिम समाज में वह अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाना चाहते थे। तो इसी वजह से, जबकि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रचार करना, यानी जो इसकी प्राचीन शिक्षा है उसका प्रचार करना, एवं यह विदेशी शासन के खिलाफ भी थे। तो जबकि अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा जो थी वह मतलब एक यूरोपीय पद्धति पर था, यूरोपियों का वह प्रभाव था, वह पाश्चात्य शिक्षा। तो लेकिन उसका क्या था कि यह आंदोलन ने खिलाफ, मतलब कि उसके विरुद्ध था यह आंदोलन। तो इसी वजह से यह जो देवबंद आंदोलन या दारुल उलूम जो था, इसने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। फिर बात करते हैं कि इस आंदोलन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिनका नाम था शिबली नोमानी। तो शिबली नोमानी आप देखिए कि यहाँ पर भी है, यह अलीगढ़ आंदोलन के भी सदस्य थे, लेकिन बाद में फिर यह इस आंदोलन के सदस्य हो गए। तो शिबली नोमानी वह अंग्रेजी शिक्षा पर, मतलब यह कुरान हदीस के साथ साथ यह अंग्रेजी शिक्षा पर भी बल दिए थे, लेकिन राजनीतिक रूप से, राजनीतिक दृष्टिकोण से इन्होंने सर सैयद अहमद खां का विरोध किया था। तो शिबली नोमानी ने अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था, तो इसी वजह से इन्होंने 1894 से 1896 ईस्वी के दौरान लखनऊ में नदव तुल उदुल मदरसा की स्थापना किया था। तो नदव तुल उदुल मदरसा की स्थापना कब की गई थी? 1894 से 96 के बीच। कहाँ पर? लखनऊ में। किनके द्वारा? तो शिबली नोमानी के द्वारा। तो यहाँ पर जो है, जो भी मुस्लिमों की शिक्षा थी, यानी कुरान हदीस के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ इस मदरसा में अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं इनके तीसरे आंदोलन के बारे में, तो वह है अहमदिया आंदोलन। कब चलाया गया था? 1889 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था। कहाँ पर? तो पंजाब के गुरुदासपुर के कादिया जगह पर यह आंदोलन चलाया गया था। तो चूंकि यह कादिया जगह पर यह आंदोलन चलाया गया था, इसी वजह से यह अहमदिया आंदोलन को कादी यानी आंदोलन भी कहा जाता है। और चूंकि
इनका नाम मिर्जा गुलाम अहमद था, तो इस वजह से इनके नाम पर ही इस आंदोलन को अहमदिया आंदोलन कहा गया है। तो आइए बात करते हैं कि इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य क्या था। तो भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना। किसकी स्थापना? तो भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना। इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। यह जो जिहाद का जो शब्द यहाँ पर था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद को प्रारंभ करना, तो इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। उसके साथ साथ मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने आप को ईश्वर का पैगंबर एवं पुनर्जागरण का वाहक कहा था। किसने? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। तो इस तरह से हम लोगों का मुस्लिम सुधार आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब बात करते हैं पारसी सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत एक आंदोलन है, एक सभा का गठन किया गया था। वह है रहनुमाए माजदा यासन सभा, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1851 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो इस सभा की स्थापना ये 4 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। कितने व्यक्तियों के द्वारा? 4 व्यक्तियों के द्वारा। कौन कौन? तो दादा भाई नौरोजी, दूसरे हैं नौरोजी फरदोनजी, फिर जेबी वाचा और फिर एचएस बंगाली। तो इन चारों व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कभी क्या होता है, जैसे इसका पूछ दिया जाता है संस्थापक, तो वहां पर क्या होगा कि दादा भाई नौरोजी ना देकर कोई भी इन तीनों में से कोई अन्य नाम भी दे दिया जाता है। इसलिए आपको इन चारों संस्थापकों का नाम याद रखना है। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्था ने अपने मतों का प्रसार करने के लिए, यानी इस संस्था ने अपने मतों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रगोप्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो राष्ट्रगोप्तार पत्रिका का प्रकाशन जो इस सभा के द्वारा किया गया था, वह किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। तो इस तरह से पारसी सुधार आंदोलन भी हम लोगों का समाप्त हुआ। और इस मतलब कि इस सभा का उद्देश्य क्या था? तो पारसियों मतलब कि पारसी धर्म में जो भी बुराइयां व्याप्त है उसे दूर करने के लिए इसका उद्देश्य था, यानी इस सभा का उद्देश्य था इसे स्थापित करने के लिए। इसे स्थापित करने का जो है उद्देश्य यही था कि पारसी धर्म में जो बुराइयां व्याप्त है उसे दूर करना। तो यह तो हो गया कि हम लोगों का 19वीं सदी के जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे वह हम लोगों का समाप्त हो गया। लेकिन अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि 19वीं 20वीं सदी के दौरान जो भी समाज सुधार के लिए अधिनियम लाया गया था उसे हम लोग एक जगह कलेक्ट करके पढ़ लेते हैं, ताकि जो है इससे प्रश्न ना छूटे। तो आइए बात करते हैं 19वीं 20वीं सदी के दौरान जो भी समाज सुधार से रिलेटेड अधिनियम लाया गया उसके रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल विवाह। तो बाल विवाह से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अधिनियम लाया गया था। तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कुल 3 अधिनियम लाया गया था। कौन कौन सा? तो आइए पहले अधिनियम के बारे में बात करते हैं। और यह जो बाल विवाह से जो तीनों अधिनियम लाया गया था, इस तीनों अधिनियम से प्रश्न पूछा जाता है। ईस्वी भी पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है कि वह किसके प्रयास से इस अधिनियम को लाया गया था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहला जो एक्ट लाया गया था वह था नेटिव मैरिज एक्ट, या फिर उसे ही सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट को, इस अधिनियम को कब लाया गया था? 1872 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी आपको ध्यान रखना है। और यह जो नाम है, जैसे कभी पूछ लिया जाएगा नेटिव मैरिज एक्ट कब लाया गया था, तो 1872 में। कभी पूछ लिया जाएगा कि सिविल मैरिज एक्ट कब लाया गया था, तो 1872 ईस्वी में। अब हम लोग बात करते हैं, इसी एक्ट का एक अन्य नाम भी है, वह है ब्रह्म मैरिज एक्ट। यानी ब्रह्म मैरिज एक्ट को कब लाया गया था? तो 1872 ईस्वी में। इसका मतलब क्या हुआ कि यह तीनों एक ही एक्ट था, लेकिन अलग अलग नाम देकर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि नेटिव मैरिज एक्ट को ही सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है और इसे ही ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है।
जो कब लाया गया था, तो 1872 ईस्वी में यह एक्ट पारित हुआ था। किसके प्रयास से, यह पूछा जाता है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके प्रयास से यह एक्ट पारित हुआ था। तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से इस एक्ट को पारित किया गया था। और जब यह एक्ट पारित हुआ तो उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो नॉर्थ ब्रुक थे। कौन थे, तो नॉर्थ ब्रुक उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, तो इस एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, जबकि लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब देखिए, यह एज भी आपको याद रखना है, क्योंकि एज से भी प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर। आप पलट के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यानी यहां पर हमें यह पता चल गया कि एक तो यह तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। कब यह एक्ट पारित हुआ, तो 1872 में। किसके मदद से, तो केशव चंद्र सेन के मदद से। उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो नॉर्थ ब्रुक थे। इसके द्वारा प्रावधान क्या गया था, क्या किया गया था, पूछ दिया जाएगा कि इसके द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी। प्रश्न पूछा गया है, तो कितनी रखी गई थी, 14 वर्ष, जबकि लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी। लेकिन इसी एक्ट के द्वारा एक और भी प्रावधान किया गया था, वह था कि बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी एक्ट के द्वारा, नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट या ब्रह्म मैरिज एक्ट के द्वारा ही बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण योगदान था। यह तो था बाल विवाह से रिलेटेड पहला एक्ट। लेकिन जब इस एक्ट को पारित किया गया तब भारतीय समाज पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि बाल विवाह को रोकने के लिए दूसरा अधिनियम, दूसरा एक्ट पारित हुआ और उसका नाम था सम्मति आयु अधिनियम, या फिर जिसे इंग्लिश में एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है। इसे भी दो अलग अलग नामों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1891 ईस्वी में पारित किया गया था। ईस्वी आपको याद रखना है कि सम्मति आयु अधिनियम या फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया, 1891 ईस्वी में। किसके प्रयास से, तो बी.एम. मालाबारी के प्रयास से। इसे अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो बी.एम. मालाबारी के प्रयास से इस एक्ट को पारित किया गया था, यह नाम भी आपको याद रखना है। और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो लैंसडाउन थे। इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, तो इस अधिनियम के द्वारा अब लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। कितनी निर्धारित की गई थी, 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। क्यों, क्योंकि ये बी.एम. मालाबारी जो थे यह 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो जबकि नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई थी, तो इन्हें या तो 14 रखना चाहिए था या फिर उससे ऊपर रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी, 12 वर्ष। तो इस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये जो है, मतलब कि बी.एम. मालाबारी जो है वह भारतीय समाज में, मतलब भारतीयों में जो है, मतलब हस्तक्षेप का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से, तो यह था बाल विवाह से रिलेटेड दूसरा अधिनियम। अब बात करते हैं बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए तीसरा अधिनियम जो था वह था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट या फिर जिसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। तो शारदा एक्ट कब पारित किया गया था, 1929 ईस्वी में। ईस्वी आपको याद रखना है। यह किसके प्रयास से जो है इस एक्ट को पारित किया गया था, तो अजमेर के निवासी थे जिनका नाम था हरविलास शारदा। तो देखिए इनका टाइटल है शारदा। तो इन्हीं के प्रयास से इस एक्ट को पारित किया गया था। इसी वजह से इस एक्ट का नाम रखाया था शारदा एक्ट। कब पारित हुआ, 1929 ईस्वी में। ये कहाँ के थे, तो अजमेर के रहने वाले थे। और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। इस एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, तो इस एक्ट के द्वारा यह जो नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किया गया था वही प्रावधान यहां किया गया। अर्थात लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई। तो शारदा एक्ट एवं नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा जो विवाह की न्यूनतम आयु का जो प्रावधान किया गया था वह सेम था। तो यहां भी देखिए शारदा एक्ट से प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि शारदा एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी, तो 14 वर्ष एवं लड़कों की
18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और फिर यह तो पढ़ लिए हम लोग कि बाल विवाह से रिलेटेड यह तीनों अधिनियम था। अब देखिए फिर प्रश्न और भी अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा कि शारदा एक्ट किससे संबंधित था। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से, सती प्रथा से, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम से। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा सम्मति आयु अधिनियम किससे संबंधित था, तो बाल विवाह से। पूछ लिया जाएगा कि नेटिव या सिविल या फिर ब्रह्म मैरिज एक्ट किससे संबंधित था, तो ये बाल विवाह से। तो जितने तरीके से प्रश्न पूछा जाता है वह मैं आपको करवा चुका हूं। अब बात करते हैं अगला सुधार के बारे में, तो वह है स्त्री शिक्षा। तो आइए स्त्री शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो स्त्री की शिक्षा के लिए, भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला कदम जो उठाया गया था वह 1819 ईस्वी में किनके द्वारा, तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा। ईसाई मिशनरियों ने क्या किया कि 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए। तो सर्वप्रथम कदम किसने उठाया था, तो ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता में 1819 ईस्वी में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। उसके बाद फिर इसे आगे बढ़ाते हुए 1849 ईस्वी में J.E.D. बेथुन ने कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1849 ईस्वी में। कहां पर, कलकत्ता में। किनके द्वारा, तो J.E.D. बेथुन के द्वारा। उसी तरह से फिर पूछा जाएगा प्रश्न कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब की गई थी, 1819 में। कहां पर, कलकत्ता में। किनके द्वारा, तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी। फिर बात करते हैं कि 1916 ईस्वी में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा, तो D.K. कड़वे के द्वारा, अर्थात धोंदो केशव कड़वे के द्वारा। इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कड़वे ने बंबई में किया था, यानी धोंदो केशव कड़वे के द्वारा किया गया था। और फिर बात करते हैं कि 1927 ईस्वी में भारतीय महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरोजिनी नायडू ने निभाई थी। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी, 1927 ईस्वी में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी इसकी स्थापना में, तो सरोजिनी नायडू ने निभाई थी। तो यह तो था स्त्री शिक्षा से रिलेटेड। अब बात करते विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी विधवा पुनर्विवाह को रोकने के लिए, विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने के लिए यानी उसके समर्थन के लिए यह जो अधिनियम कब लाया गया था, 1856 ईस्वी में। किसके मदद से, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मदद से। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो संस्कृत भाषा के बहुत बड़े जानकार थे। ठीक इनके ही तरह राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये लोग भी संस्कृत भाषा के बहुत बड़े जानकार थे और हम लोग पढ़ भी चुके हैं उनके बारे में। तो ये तीनों जो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय एवं स्वामी दयानंद सरस्वती, ये तीनों संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। फिर बात करें कि यह जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मदद से पारित हुआ, तो उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह मतलब वायसराय कौन थे, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग थे। अब बात करते हैं कि हिंदू महिला संपत्ति कानून, हिंदू महिला संपत्ति कानून को जो है कब पारित किया गया था, 1937 ईस्वी में। तो यह कानून क्यों पारित किया गया था, ताकि हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए, यानी पुत्र के समान महिलाओं को भी जो है, लड़कियों को भी जो है अब संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए 1937 ईस्वी में यह कानून पारित किया गया था। और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे ऑकलैंड थे। फिर बात करते हैं सती प्रथा निषेध कानून, यानी सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए। सती प्रथा से रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ बातें पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक चार्ट दिया जा रहा है, तो उस चार्ट को सिर्फ देखिए। तो सती प्रथा निषेध कानून यानी सती प्रथा निषेध कानून कब पारित किया गया था, 1829 ईस्वी में। किनके मदद से, तो राजा राम मोहन राय के मदद से। तो हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग ब्रह्म समाज पढ़े थे कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। किसके लिए, तो सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए जो है उन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। उसके माध्यम से ही वह सती प्रथा के खिलाफ मतलब आवाज उठाते थे।
तो सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में यह पारित हुआ राजा राम मोहन राय की मदद से, और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। फिर बात करते हैं दास प्रथा निषेध। दास प्रथा निषेध यह कानून कब लाया गया, यानी दास प्रथा पर जो है प्रतिबंध कब लगाया गया? तो वह 1843 ईस्वी में किस एक्ट के द्वारा? देखिए प्रश्न यहां से ऐसे पूछा जाता है कि यहां पर क्या होगा कि प्रश्न में ही दे दिया जाएगा 1843। समझिएगा मेरी बातों को कि ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वह किस एक्ट के द्वारा लगाया गया था? तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, यानी 5 के द्वारा, एक्ट 5 के द्वारा इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इस एक्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि इस एक्ट से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि एक्ट 5 के द्वारा इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो एलन बरो थे। अब बात करते हैं नवजात कन्या हत्या कानून। नवजात कन्या हत्या कानून कब पारित किया गया था? तो 1795 ईस्वी में। क्या होता था कि यह जो है राजपूतों में ज़्यादा कि जो है प्रचलित था कि नवजात कन्या, यानी जो कन्या जो लड़की जो है जन्म लेती थी उसे मार दिया जाता था, उसकी हत्या कर दिया जाता था। तो इस पर जो है कानून कब लाया गया? 1795 ईस्वी में। और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जॉन शोर थे। और फिर जो है बाद में जो है फिर एक कानून आया और उसका नाम था बाल हत्या निरोधक कानून। ठीक है, बाल हत्या निरोधक कानून। इसे कब लाया गया? तो 1804 ईस्वी में। और उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेलेजली थे। तो इस तरह से आज हम लोगों का 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त हो गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।